गांव के एक कोने में एक बहुत पुरानी हवेली खड़ी थी। उस हवेली में एक बूढ़ी सास कमला देवी, उनके 2 बेटे, 2 बहुएं और उनके बाल बच्चे साथ में रहते थे। पूरा घर एकदम भरा पूरा और रौनक से गुलजार रहता था। पर जब से छोटा बेटा महेंद्र इस दुनिया से गया, तब से जैसे उस घर के आंगन की सारी खुशियां और चहल पहल उसके साथ ही चली गईं। बूढ़ी सास का झुकाव हमेशा से अपने बड़े बेटे की तरफ ज्यादा रहता था। बड़ा बेटा और उसकी मेहरारू जो कुछ भी कहते, सास को हमेशा वही बात बिल्कुल पत्थर की लकीर और सही लगती थी। अम्मा, अब बात को टालने से कुछ नहीं होने वाला है। महेंद्र की बिटिया लाली अब सयानी हो गई है, बड़ी हो गई है। उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके लत्ता कपड़ा और उसका दुनिया भर का खर्चा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। घर का कुल खर्चा पहले से सीधे दुगना हो गया है। उधर खेतों से होने वाली कमाई भी इस साल बहुत कम हुई है और ऊपर से इन 2 लोगों का अलग से बोझ। हम आखिर कब तक इस तरह अकेले सब संभालते रहेंगे माँ? महेंद्र को मरे हुए पूरा 1 साल बीत चुका है। बिल्कुल सच कह रहे हो बेटा तुम। महेंद्र के चले जाने के बाद तो जैसे इस घर का सबसे बड़ा सहारा ही उठ गया। आखिर हम भी कितने दिनों तक किसी दूसरे का ये फालतू बोझ अपने कंधों पर उठाए फिरेंगे? हाँ अम्मा, जो बात है सो बिल्कुल साफ और सही है। अपनी हवेली के पीछे जो वो पुरानी वाली टूटी फूटी झोपड़ी खाली पड़ी है, वही जगह इन दोनों माँ बेटी के रहने के लिए एकदम सही और ठीक ठाक रहेगी। अगले दिन बिल्कुल सुबह सुबह बूढ़ी सास कमला देवी अपनी छोटी बहू सुनीता के पास पहुंचती हैं। लाली बेचारी जमीन के फर्श पर बैठी मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। बहू, तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। जी कहिए ना माँ जी, क्या बात है? बहू, अब हमें इस लाली के हाथ पीले कर देने चाहिए। इसकी शादी कर देनी चाहिए। अब इसकी उम्र भी धीरे धीरे शादी के लायक हो रही है और वैसे भी जात बिरादरी की लड़कियों के लिए इतनी पढ़ाई लिखाई बहुत काफी होती है। अपनी दादी के मुंह से ये कड़वी बात सुनते ही लाली का हंसता खेलता चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, जैसे उसके शरीर का खून ही सूख गया हो। माँ जी, ये आप भला क्या कह रही हैं? हमारी लाली तो आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहती है और इसके बाबूजी का भी तो यही सबसे बड़ा सपना था कि उनकी लाली पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। बड़े बड़े सपने देखना बहुत आसान होता है बहू, पर उन सपनों को पूरा करने के लिए जेब में गाढ़ी कमाई के पैसे भी होने चाहिए। महेंद्र तो अब इस दुनिया में रहा नहीं, तो तुम दोनों का ये तामझाम और रहने खाने का खर्च भला कौन उठाएगा? अपनी सास की ये बातें सुनकर सुनीता की आंखें आंसुओं से डबडबा गईं। उसका गला भर आया। हम कोई बोझ नहीं है माँ जी। ये घर और ये हवेली जितनी वीरेंद्र भैया यानी रघुवीर भैया की है, उतनी ही मेरे पति महेंद्र की भी थी। क्या इस घर जमीन के हिस्से में हमारा कोई अधिकार, कोई हक नहीं है? सुनीता अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि तभी अचानक कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए रघुवीर और उसकी पत्नी धनिया अंदर आ धमकते हैं। बात बिल्कुल सीधी और साफ है सुनीता। जब इस घर में मेरा भाई ही नहीं रहा, तो अब तुम्हारा इस बड़ी हवेली में रहना किसी भी तरह से ठीक नहीं है। पीछे जो वो पुराना वाला टूटा घर है, वही अब से तुम दोनों के लिए सबसे बढ़िया रहेगा। चाचा जी, ये घर जितना आपका है उतना ही हमारा भी है। अगर आज मेरे पिताजी जिंदा होते तो क्या तब भी आप हम दोनों को इस तरह घर से बाहर जाने के लिए कहते? चलो लाली बेटा, जिस घर में अपने होने का हक भी भीख में मांगना पड़े, वहां एक पल भी रुकना हमारे स्वाभिमान के खिलाफ है। सुनीता के हाथ में कपड़ों का एक छोटा सा थैला है। लाली अपनी सारी किताबों को अपने सीने से पूरी ताकत से चिपकाए खड़ी है। दोनों भारी कदमों से हवेली के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। मुख्य दरवाजे पर पहुंचकर लाली एक बार पीछे मुड़ती है और रोती आंखों से उस पूरी हवेली को निहारती है।
माँ, यही तो वो आंगन है जहाँ मेरा पूरा बचपन बीता है। इसी जगह पर बैठकर पापा मुझे रोज प्यार से पढ़ाते थे। यहीं पर उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं पढ़ लिख कर बहुत आगे जाऊंगी। माँ, क्या हम सच में अपना ये सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं? बेटी, कोई भी घर सिर्फ ईंट और पत्थरों की दीवारों से नहीं बनता। घर तो असल में वो होता है जहां अपने लोग सुख दुख में साथ खड़े हों। अगर अपने ही लोग दिल से दूर हो जाएं, तो उस हवेली में रुकना सिर्फ पुरानी यादों को और खुद को दर्द देना है। बड़ी हवेली से थोड़ी ही दूर पर पीछे की तरफ एक बहुत तीखी दीवारें जगह जगह से ढह रही थी और कोने में एक टूटी हुई खटिया पड़ी थी। माँ, क्या अब से हम दोनों इसी टूटी झोपड़ी के अंदर रहेंगे? ये जगह तो हमारी उस हवेली से बिल्कुल अलग और डरावनी है। हाँ लाली, कभी कभी भगवान इंसान के हाथ इसीलिए खाली कर देता है ताकि इंसान अपनी खुद की मेहनत और लगन से अपनी पूरी दुनिया को दोबारा भर सके। ये घर भले ही बहुत छोटा है बेटा, पर इसमें रहने के लिए हमें किसी का एहसान नहीं सहना पड़ेगा। माँ, मैं अपनी पढ़ाई लिखाई किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी, चाहे हमारे हालात आगे चलकर कितने भी खराब क्यों ना हो जाए। मैं पापा का देखा हुआ वो सपना हर हाल में पूरा करके रहूंगी और मैं तेरी इस लड़ाई में हमेशा तेरे साथ ढाल बनकर खड़ी रहूंगी बेटा। आज के बाद से हमारा सबसे बड़ा सहारा हम खुद हैं। कोई हमें इस मिट्टी के घर से तो निकाल सकता है, पर हमारे मन के बड़े सपनों को हमसे कोई नहीं छीन सकता। झोपड़ी के अंदर बहुत ही हल्का सा अंधेरा पसरा हुआ है। एक छोटे से कोने में तेल की एक ढिबरी टिमटिमा रही है। झोपड़ी का चूल्हा आज पूरी तरह से ठंडा पड़ा है क्योंकि घर में दाना नहीं था। लाली एक कोने में घुटनों सिर रखकर बैठी है। कुछ देर तक पूरी तरह चुप रहने के बाद वो बहुत ही धीमे से अपनी माँ से सवाल करती है। माँ, अगर आज हमारे प्यारे पापा हमारे साथ जिंदा होते तो हमें इस तरह भूखे पेट कभी नहीं सोना पड़ता ना? हाँ बेटा, शायद ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन तेरे पापा ने हमें मुश्किलों के आगे कभी कमजोर होना या घुटने टेकना नहीं सिखाया था। आज का दिन भले ही हम भूखे पेट सोकर काट लेंगे, लेकिन देखना, कल से हमारे ये बुरे हालात बदलने शुरू हो जाएंगे। ये मेरी तरफ से तुझसे पक्का वादा है। अगली सुबह के दिन सुबह सुबह सुनीता अपने हाथ में एक पुरानी झाड़ू लिए झोपड़ी के बाहर का आंगन साफ कर रही है। तभी दूर से गांव की 3 औरतें उनकी तरफ आती हुई दिखाई देती हैं। जैसे ही उन औरतों की नजर झाड़ू लगाती सुनीता पर पड़ती है, वे हैरान होकर अपने कदम वहीं रोक लेती हैं। अरे सुनीता, तू सुबह सुबह इस टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर क्या कर रही है बहू? अब हम दोनों माँ बेटी यहीं इसी झोपड़ी में रह रहे हैं काकी। पर आखिर ऐसी क्या बात हो गई सुनीता? कल तक तो तू उस इतनी बड़ी हवेली की नामी गिरामी बहू थी। पूरे गांव के चौक चौराहों पर तरह तरह की बातें उड़ रही हैं। हमने सोचा कि क्यों ना खुद चलकर तुझसे ही असली बात पूछ लें। बस आप इतना ही समझ लीजिए दीदी कि अब हमें उस परिवार से अलग होकर अपनी जिंदगी जीनी है। घर चाहे राजा का महल हो या गरीब की झोपड़ी, इंसान को जीना तो आखिरी में अपने ही दम पर पड़ता है। सच कहूं तो तेरी वो खूसट सास हमेशा से अपने बड़े बेटे और बड़ी बहू की तरफ ही झुकी रही। जब तक महेंद्र जिंदा था तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, पर उसके जाते ही उस हवेली का तो रंग ढंग ही पूरी तरह बदल गया। मुझे भी धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगा था काकी, पर मैंने हमेशा यही सोचकर अपने होंठ सिए रखे, कभी कुछ नहीं कहा कि ये मेरा अपना परिवार है। आज नहीं तो कल सब कुछ अपने आप संभल जाएगा। तू खुद को इस गांव में अकेली मत समझना सुनीता। ये पूरा गांव इस मुसीबत की घड़ी में तेरे साथ खड़ा है। तेरी दिन रात की मेहनत और तेरी सच्चाई को गांव का बच्चा बच्चा बहुत अच्छे से जानता है। गांव के एक बड़े से आम के पेड़ की हल्की हल्की ठंडी छाया के नीचे लाली और उसकी सबसे पक्की दोस्त चंदा
एक साथ बैठी हुई थीं। हवा में चारों तरफ मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू महक रही थी। लाली, तुझे अच्छे से याद है ना, तू हमेशा कहती थी कि तू बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी और अपने इस पूरे गांव के गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करेगी, ताकि किसी भी गरीब को पैसों की कमी के कारण तड़प तड़प कर मरना ना पड़े। हाँ चंदा, मुझे बहुत अच्छे से याद है। और तू भी तो हमेशा कहती थी कि मैं बड़ी होकर एक ऐसी सरकारी टीचर बनूंगी जो बच्चों को कभी डांटेगी नहीं, बल्कि प्यार से समझाकर पढ़ाएगी। तो फिर मुझे एक बात बता लाली, तेरे वो सारे बड़े सपने अब भी तेरे दिल में जिंदा हैं, या तूने इस झोपड़ी के डर से उन्हें कहीं छुपा दिया है? सपने तो आज भी मेरे दिल के किसी कोने में वैसे ही जिंदा है चंदा, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये जिंदगी हमसे बिना कुछ पूछे ही हमारे सब्र का बहुत बड़ा इम्तिहान लेने लगती है। इम्तिहान तो भगवान हमेशा उन्हीं लोगों का लेता है जिनके अंदर कुछ बड़ा करने की काबिलियत और दम होता है। तू तो पूरे स्कूल में पढ़ाई लिखाई में सबसे तेज है। अगर तू ही इस तरह हिम्मत हार जाएगी तो गांव की बाकी लड़कियां भला किससे आगे बढ़ने की प्रेरणा लेंगी? चंदा, अब आगे की पढ़ाई जारी रखना शायद मेरे लिए इतना आसान नहीं रह गया है। मेरे घर की बदतर हालत तो तू अपनी आंखों से देख ही रही है। नई किताबें, स्कूल की फीस, यूनिफॉर्म, हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची है कि मैं अपने सपनों को आगे बढ़ा सकूं। पैसों की कमी होने का मतलब ये कतई नहीं होता लाली कि हमारे सपनों में भी कमी आ गई है। आगे बढ़ने का रास्ता थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। हम दोनों मिलकर कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। तू बस किसी भी हाल में हिम्मत मत हार। लाली ने अपनी दोस्त चंदा के चेहरे की तरफ देखा। आज बहुत दिनों के बाद पहली बार उसके सहमे हुए चेहरे पर डर की जगह एक अनोखा भरोसा और विश्वास दिखाई दे रहा था। सूरज धीरे धीरे अस्त होने की ओर बढ़ रहा था। गांव में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सुनीता और लाली अपनी झोपड़ी के बाहर एक चटाई पर चुपचाप गुमसुम बैठी थीं। लाली की स्कूल की किताबें उसकी गोद में बंद पड़ी थीं। तभी अचानक झोपड़ी के पीछे से किसी जानी पहचानी औरत की आवाज गूंजती है। सुनीता, अरे सुनीता, तू यहाँ बाहर इस तरह घोर उदासी में डूबी क्यों बैठी है री? दोनों माँ बेटी ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। उनके सामने सुनीता की बरसों पुरानी बचपन की पक्की सहेली सजनी खड़ी थी। सजनी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या करूं, कहां जाऊं। लाली की आगे की पढ़ाई लिखाई आखिर कैसे चल पाएगी? स्कूल की भारी फीस, नई किताबें, कपड़े, हमारे पास तो खाने तक के पैसे नहीं हैं। मैं चाहकर भी अपनी बच्ची के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। देख सुनीता, इस तरह बैठकर आंसू बहाने से और रोने धोने से बात बिल्कुल नहीं बनेगी। हमें अब हाथ पैर मारकर काम के नए रास्ते ढूंढने ही पड़ेंगे। मेरी बात ध्यान से सुन। अपने गांव में जो वो नया सरकारी सिलाई केंद्र खुला है ना, वहाँ गांव की औरतों को सिलाई का काम सिखाया जा रहा है और काम भी मिल रहा है। तू तो पहले से ही कपड़े सीना बहुत अच्छे से जानती है, तू तुरंत वहाँ जुड़ जा। ठीक कह रही है सजनी तू। मैं कल ही वहाँ जाऊंगी और पूरी कोशिश करूंगी। अगर मेरी दिन रात की मेहनत से मेरी लाली की पढ़ाई दोबारा शुरू हो सकती है तो मैं दुनिया का कोई भी छोटा बड़ा काम करने को तैयार हूँ। माँ, आपने हमेशा से मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगाई है, सब कुछ किया है। अगर आप मेरी पढ़ाई के लिए फिर से सिलाई का काम शुरू करेंगी तो मैं भी स्कूल से आने के बाद आपके काम में पूरी मदद करूंगी। अगले ही दिन सुबह से सुनीता अपनी सहेली सजनी के साथ सिलाई केंद्र जाने लगी। सुबह सुबह घर का सारा झाड़ू बर्तन और खाना पकाने का काम निपटाकर वह तुरंत काम पर निकल जाती थी। लाली बेटा, मैं सजनी के साथ सिलाई केंद्र के लिए निकल रही हूँ। तुम बिल्कुल समय से अपने स्कूल चली जाना और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना। आप मेरी तरफ से रत्ती भर भी चिंता मत करो माँ। मैं घर का सब काम अच्छे से संभाल लूंगी और शाम को स्कूल से लौटकर आपके सिलाई के काम में भी हाथ बटाऊंगी। दोपहर का समय था। सुनीता अपनी झोपड़ी के छोटे से आंगन में बैठी
कुछ पुराने कपड़ों की सिलाई का काम बड़ी लगन से कर रही थी। तभी बड़ी हवेली की तरफ से सज धज कर रघुवीर की पत्नी धनिया उधर आती हुई दिखाई देती है। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह दूसरों को नीचा दिखाने वाली एक कुटिल मुस्कान तैर रही थी। अरे वाह भाई वाह, अब तो हमारी बड़ी हवेली की महारानी साहिबा भी लोगों के फटे पुराने कपड़े सिलने का काम करने लगी हैं। लगता है कि इन बुरे हालातों ने तुम्हें बहुत जल्दी तुम्हारी असली औकात और सही जगह दिखा दी है। पर सुनीता, इस थोड़े से काम से भला क्या होगा? तुम्हारे घर में तो 2 वक्त की सूखी रोटी भी बहुत मुश्किल से नसीब होती होगी। चाची, हमारे हालात चाहे आज जैसे भी खराब हो, पर हम दोनों माँ बेटी ईमानदारी की मेहनत से सम्मान के साथ जीना बहुत अच्छे से जानते हैं। इतनी कड़ी धूप में मर मर कर मेहनत करने से तो कहीं ज्यादा अच्छा है कि तुम दोनों एक काम करो। सुनीता, तुम कल से ही मेरे घर आ जाया करो। घर का झाड़ू पोछा और जूठे बर्तन साफ कर दिया करना। मैं तुम्हें इस काम के बहुत अच्छे पैसे दे दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद धनिया दीदी आपका, पर हमें अपनी गुजर बसर करने के लिए किसी दूसरे के घर पर नौकरानी बनकर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हम जो कुछ भी करेंगे अपनी खुद की मेहनत के दम पर करेंगे। मेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है चाची। अपनी खुद की मेहनत करके खाने में कोई शर्म नहीं होती, लेकिन किसी लाचार और मजबूर इंसान की गरीबी का इस तरह सरेआम मजाक उड़ाना बहुत ही घटिया बात होती है। अरे वारी छोकरी, अभी से तेरी इतनी बड़ी जुबान चलने लगी है। एक बात कान खोलकर अच्छे से याद रख लेना तुम दोनों। तुम्हारी ये पढ़ाई लिखाई और ये बड़े बड़े नाटक ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाले। जिस दिन पेट भरने के लाले पड़ेंगे ना, उस दिन तुम्हारी ये सारी किताबें अपने आप बंद होकर कोने में धूल फाकेंगी। जेठनी की एक कड़वी और बद्दुआ जैसी बात सुनकर सुनीता का चेहरा थोड़ी देर के लिए उदास और मायूस हो गया, लेकिन उसने तुरंत अपने मन को संभाला और पलटकर जवाब दिया। मेरी बेटी की पढ़ाई लिखाई इस दुनिया में कभी नहीं रुकेगी दीदी, चाहे इसके लिए मुझे दिन रात एक करके पत्थरों को ही क्यों न तोड़ना पड़े। अच्छा, हम भी तो देखें कि तुम्हारा ये झूठा हौसला और घमंड आखिर कितने दिनों तक टिक पाता है। इतना कहकर धनिया गुस्से में बड़बड़ाती हुई हवेली की तरफ वापस लौट गई। माँ, ये चाची हमेशा हमारे इस छोटे से घर पर हमें नीचा दिखाने और हमारा दिल दुखाने क्यों आ जाती हैं? बेटा, जो लोग दूसरों को हमेशा मुसीबत और दुख में देखकर अंदर ही अंदर खुश होते हैं, वो अपनी जिंदगी में कभी भी सच में खुश नहीं रह पाते। हमें ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान न देकर बस अपने सही रास्ते पर लगातार चलते रहना है। अगले दिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद लाली अपनी सबसे पक्की सहेली चंदा के साथ पैदल पैदल अपने घर की ओर लौट रही थी। लाली, अगले हफ्ते हमारे पूरे स्कूल में जो बहुत बड़ी विज्ञान प्रतियोगिता होने वाली है, उसमें तू अपना नाम लिखवा रही है ना? मुझे नहीं पता चंदा, मैंने अभी तक इस बारे में कुछ भी तय नहीं किया है। भला क्यों लाली? तू तो हमेशा स्कूल की हर एक प्रतियोगिता में सबसे पहले भाग लेती आई है और पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल रहती है। बस इन दिनों झोपड़ी के हालात देखकर और माँ की मदद करने के चक्कर में घर पर काम का बोझ थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि पढ़ाई और काम दोनों एक साथ संभाल पाऊंगी भी या नहीं। अरे तू बहुत आराम से सब कुछ संभाल लेगी लाली। तू इतनी मेहनती है और फिर तेरी मदद करने के लिए मैं भी तो हमेशा तेरे साथ खड़ी हूँ ना। सच में चंदा, अगर इस मुश्किल घड़ी में तू मेरे साथ ना होती ना, तो मेरे लिए रोज स्कूल आना भी बहुत भारी और मुश्किल लगने लगता। दोनों सहेलियां एक दूसरे को देखकर जोर से हंसने लगती हैं और आगे बढ़ने लगती हैं। कुछ दूर पैदल चलने के बाद लाली की नजर अपनी उसी टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ पड़ती है। चल ठीक है चंदा, अब मुझे यहीं से अपने रास्ते मुड़ना होगा। ठीक है लाली, कल सुबह स्कूल में मिलते हैं। और हाँ, उस प्रतियोगिता के बारे में एक बार ठंडे दिमाग से सोचना जरूर।
ठीक है बाबा, मैं पक्का सोचूंगी इस बारे में। दोनों सहेलियां एक दूसरे को बाय बाय कहकर अपने अपने घर के रास्ते पर चल पड़ती हैं। लाली चंदा से अलग होकर धीरे धीरे अपनी उसी सुनसान झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगती है। झोपड़ी के अंदर कदम रखते ही चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। लाली ने अपने स्कूल का बैग एक तरफ जमीन पर रखा और तभी अचानक उसकी नजर मिट्टी की दीवार पर टंगी अपने स्वर्गीय पिता की एक पुरानी धुंधली तस्वीर पर जा पड़ी। तस्वीर को देखते ही उसके सब्र का बांध टूट गया और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। पिताजी, आप हम दोनों को इस दुनिया में अकेला छोड़कर इतनी जल्दी क्यों चले गए? अगर आज आप हमारे साथ होते तो हमें जिंदगी में ये बुरे दिन कभी नहीं देखने पड़ते। माँ मेरे लिए दिन रात पागलों की तरह मेहनत कर रही हैं, ताकि मेरी पढ़ाई कभी ना रुके। आप देखना पापा, मैं एक दिन पढ़ लिख कर बहुत बड़ी डॉक्टर बनूंगी, ताकि मेरी माँ को फिर कभी जिंदगी में किसी दूसरे के सामने अपना सिर झुकाना ना पड़े। इतना सब कुछ कहकर लाली रोते रोते चुपचाप वही पिता की तस्वीर के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उधर दूसरी तरफ बड़ी हवेली के आलीशान कमरे में बैठी धनिया, रघुवीर और बूढ़ी सास कमला देवी आपस में बैठकर चाय पी रहे थे। अम्मा जी, आपको कुछ पता भी है कि आपकी वो लाडली और स्वाभिमानी बहू सुनीता आजकल क्या गुल खिला रही है? वो अब गांव के गली कूचों और घर घर जाकर लोगों के फटे पुराने कपड़े सिलने का काम मांगती फिर रही है। बहुत अच्छा हुआ। उसके सिर पर जो अपनी मायके का और अपनी ईमानदारी का बड़ा घमंड चढ़ा हुआ था ना, उसका ये करारा नतीजा अब उसे अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जिसे कल तक इस बड़ी हवेली की रानी और मालकिन बनकर ठाठ से रहना था, वो अब दूसरों के घरों के चीथड़े सिल रही है। यही असल में उसकी असली औकात है। और उसकी वो लाडली बिटिया लाली, वो तो आज भी ऐसे सज धज कर स्कूल जाती है जैसे कल को कोई बहुत बड़ी कलेक्टर या अफसर बनने वाली हो। जिन लोगों को अपनी असली औकात भूल जाने की बहुत बुरी बीमारी होती है ना बहू, ये वक्त उन्हें बहुत ही जल्दी आईना दिखाकर जमीन पर ला पटकता है। ये तीनों आपस में एक साथ बैठकर सुनीता और लाली की बेबसी का मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से ठहाके मार मार कर हंसने लगे, मानो किसी दूसरे के घोर दुख और लाचारी में ही उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा सुख मिल रहा हो। अब शाम का समय हो चुका था और सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे ढलने लगा था। सुनीता दिन भर सिलाई केंद्र में कमर तोड़ काम करके बुरी तरह थकी हारी अपनी झोपड़ी में वापस लौटती है। लाली अपनी माँ को थका हुआ देखकर तुरंत दौड़कर उसके पास पानी लेकर आती है। माँ, आप रोज हमारे लिए इतनी कड़ी धूप में पागलों की तरह मेहनत करती हो। आपको इस तरह हर समय थका हुआ देखकर मेरा दिल बहुत दुखता है। मैं सोच रही थी कि अब से मैं भी पढ़ाई के साथ साथ आपकी कुछ मदद सिलाई में कर दिया करूं। तू मेरी मदद करेगी? लेकिन भला कैसे लाली? अगर तू भी इस छोटी सी उम्र में काम धंधे में लग जाएगी तो तुझे अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए समय कहाँ से मिलेगा? मैं किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से तेरी पढ़ाई पर जरा सा भी बुरा असर पड़े। लाली अपनी माँ की बात सुनकर कुछ पलों के लिए गहरे सोच में डूब जाती है। फिर अचानक उसके मुरझाए हुए चेहरे पर एक अनोखी चमक और खुशी दौड़ जाती है। वह बहुत ही उत्साह के साथ उछलकर बोलती है, माँ, मुझे अभी अभी एक बहुत ही शानदार और अनोखा तरीका सूझा है। एक ऐसा काम जिसे मैं अपनी पढ़ाई लिखाई को बिना छोड़े बहुत आसानी से घर बैठे कर सकती हूँ। कैसा तरीका बेटा? मुझे भी तो बता जरा। माँ, जब आप सिलाई केंद्र में कपड़े सिलती हो तो वहाँ कपड़ों के बहुत सारे छोटे छोटे बेकार टुकड़े बच जाते हैं ना। हम उन फालतू कपड़ों के टुकड़ों को इकट्ठा करके उनसे बहुत सुंदर सुंदर चीजें घर पर बना सकते हैं, जैसे कि हाथ के बने थैले, छोटे छोटे सुंदर पायदान और मेज पर बिछाने वाले मैट। सुनीता अपनी बेटी की ये अनोखी और समझदारी भरी बात बहुत ही ध्यान लगाकर सुनने लगती है। लाली अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है,
माँ, आप तो कपड़े सिलने का और उन पर कढ़ाई करने का काम बहुत ही लाजवाब करती हो। अगर हम उन बेकार कपड़ों के टुकड़ों से कुछ बिल्कुल नए और अलग डिजाइन के बैग और कालीन तैयार कर लें, तो हम उन्हें गांव और शहर के बाजार में बहुत अच्छे दामों में बेच सकते हैं। लेकिन लाली बेटा, क्या आज के इस जमाने में लोग हमारे हाथ से बने इन पुराने कपड़ों के सामानों को सच में खरीदेंगे? क्यों नहीं खरीदेंगे माँ? आजकल तो बाजार में लोग हाथ से बनी हुई अनोखी चीजों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और हमारे पास तो कपड़ों के टुकड़े बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएंगे। इसमें बस हमारी थोड़ी सी कड़ी मेहनत ही लगेगी। सुनीता का कुछ देर तक चुपचाप बैठकर मन ही मन लाली की इस तरकीब के बारे में सोचती रही। फिर उसने गर्व से भरी निगाहों से अपनी लाडली बेटी की तरफ देखा। उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी और धीमापन था। तू तो सचमुच बहुत समझदार और सयानी हो गई है मेरी लाली। लाली अपनी माँ की बात सुनकर मुस्कुरा दी और बड़ी बड़ी उम्मीदें लिए अपनी माँ की आंखों में देखने लगी। ठीक है बेटा, जब तू कह रही है तो हम दोनों मिलकर एक बार ये काम करने की कोशिश जरूर करेंगे। अगले दिन बिल्कुल सुबह से ही उस छोटी सी झोपड़ी के अंदर एक अलग ही तरह की हलचल और रौनक मची हुई थी। अरे लाली, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज तू अपने इस नए काम के चक्कर में पूरी झोपड़ी का एक एक सामान ही बाहर निकाल कर रख देगी क्या? माँ, हमें जितने ज्यादा और रंग बिरंगे कपड़ों के टुकड़े मिलेंगे, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। हम उतनी ही ज्यादा और खूबसूरत चीजें बाजार के लिए बना पाएंगे। लाली, इन चमकीले और रंगीन कपड़ों से तो बहुत ही सुंदर और फैशनेबल थैले बन सकते हैं और इन मोटे सूती कपड़ों से छोटे छोटे पायदान। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। और ये जो बचे हुए बाकी कपड़े हैं, ये टेबल मैट बनाने के लिए बिल्कुल सही रहेंगे। दोनों माँ बेटी पूरी लगन के साथ अपने काम में जुट गईं। तभी अचानक झोपड़ी के मुख्य दरवाजे के बाहर से किसी के जोर से आवाज लगाने की आवाज सुनाई देती है। लाली, ओ लाली, क्या तू घर पर है री? लाली ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर उसकी सहेली चंदा किताबों का थैला टांगे हैरान खड़ी थी। अरे, तुम दोनों माँ बेटी सुबह सुबह झोपड़ी में कपड़ों का ये इतना बड़ा पहाड़ लगाकर आखिर क्या नया गुल खिला रही हो? चंदा, हम इन बेकार और बचे हुए कपड़ों के टुकड़ों से बहुत ही सुंदर सुंदर बैग, पायदान और टेबल मैट बना रहे हैं। जब ये सब बनकर तैयार हो जाएंगे, तब हम इन्हें बाजार में ले जाकर बेचेंगे। वाह लाली वाह, ये तो बहुत ही लाजवाब और धांसू विचार है। तो फिर इस नेक काम में मैं भला पीछे क्यों रहूं? आज से और इसी वक्त से मैं भी तुम्हारी इस छोटी सी टीम में शामिल होती हूँ। क्या सच में चंदा, तू भी हमारी मदद करेगी? हाँ बिल्कुल। चल फिर जल्दी से ये कपड़े मेरे हाथ में पकड़वा। मुझे बता कि इन्हें किस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। अब तीनों मिलकर पूरी ताकत से काम में जुट गईं। झोपड़ी के शांत माहौल में सिलाई मशीन की चर चर की आवाज किसी मीठे संगीत की तरह गूंजने लगी थी। अगले दिन झोपड़ी के फर्श पर लाली, सुनीता और चंदा के सामने सुंदर सुंदर चमचमाते हुए थैले और रंग बिरंगे पायदान सजे हुए रखे थे। लाली ने उनमें से एक बहुत ही खूबसूरत बैग अपने हाथ में उठाया और उसे घुमा घुमा कर देखने लगी। माँ, जरा देखो तो सही, ये वाला बैग कितना ज्यादा खूबसूरत और मजबूत बन गया है ना? हाँ बेटा, जब कोई चीज पूरी लगन और सच्ची मेहनत से बनाई जाती है तो वो अपने आप ही बहुत अच्छी और सुंदर बन जाती है। मुझे तो पूरा पक्का यकीन है लाली कि जब हम इन सामानों को बाजार लेकर जाएंगे तो लोग इन्हें हाथों हाथ खरीद लेंगे। अगर आज बाजार में हमारे बनाए हुए सिर्फ 2-4 बैग भी बिक गए ना चंदा, तो हमारी ये कई दिनों की कड़ी मेहनत पूरी तरह से सफल हो जाएगी। अगर उस ऊपर वाले भगवान की मर्जी होगी तो सब कुछ बहुत अच्छे से बिक जाएगा बेटा। तो फिर अब देर किस बात की है भला? चलो जल्दी से इन सारे सामानों को समेटो
और इन्हें लेकर सीधे बाजार की तरफ कूच करते हैं। तीनों मिलकर सारे बैग और पायदानों को बड़े बड़े झोलों में भरती हैं और भारी उम्मीदें लिए बाजार की ओर पैदल ही निकल पड़ती हैं।